हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा की फ्री क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सेशन रहेगा जीएस पे, जो कि इंडिया जीएस को भी हम उसके भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, साथ में सीजीजीएस के भी क्वेश्चन कवर करेंगे। ये अभी आपकी आगामी सीजीपीएससी और छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है इसमें, क्योंकि हम लोग ना केवल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, साथ में उसके पीछे में जो भी फैक्ट्स हैं कि क्यों वो क्वेश्चन पूछा गया, किस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम हुआ, वो भी आप देखेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 10 रहेगा। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। आप सीजी फूड इंस्पेक्टर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल में, वहाँ से आप पूरे सेट्स को आप पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से किस सेक्टर में तैयार किया जाता है? मिल सेक्टर, हैंडलूम, पावरलूम, हौजरी या इनमें से कोई नहीं। ये पीएससी पूछा है इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से, और ये आंसर भी कंसिडर पीएससी ही किया है ना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से सूती वस्त्र हमारे देश में आता है? पावरलूम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? आर्टिकल नंबर 230। जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आर्टिकल 230, आर्टिकल 231, आर्टिकल 232 और आर्टिकल 233। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप अपना थंब नीचे में रखेंगे क्योंकि आंसर नीचे में डिस्प्ले होता है। ये क्योंकि पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाने के लिए आंसर नीचे में डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थंब अपना आंसर के पास रखेंगे और आंसर देंगे पॉज करके, है ना। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 233 में है। इसके बारे में आप लोग जान जाइए कि आर्टिकल नंबर 233 में लिखा क्या है। एक्चुअली उसमें केवल डिस्ट्रिक्ट जज एज अ टॉपिक नहीं है आर्टिकल 233, उसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, उसमें क्या बोला गया है कि कौन अपॉइंट करता है जिला न्यायाधीश को? तो राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा, क्या बोलते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। लेकिन ऐसी हो जाती क्या? नहीं, जो भी राज्य की जो हाई कोर्ट है उनसे विचार विमर्श करने के बाद नियुक्ति होती है। ठीक है, किसकी? जिला न्यायाधीश की। फिर सेकेंड थिंग, इसी आर्टिकल में बोला गया है कि जो ये नियुक्ति होती है, यदि वो पर्सन जिसको ये जिलाधीश नियुक्त कर रहे हैं, यदि वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी नौकरी में पदस्थ नहीं है, यानी कि कोई किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं कर रहा है, तो ऐसे इंसान की नियुक्ति वो किस बेसिस पे करते हैं? तो इसमें ये बोला गया है, इफ़ नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस। ठीक है, तो ऐसा पर्सन तभी डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है यदि वो 7 साल से कम का एडवोकेट जब तक नहीं हो, यानी कि उसको वकीलत करनी पड़ेगी। कब तक? 7 साल तक, तभी जाके, यानी कि नॉट लेस देन 7 ईयर्स तक जब वो एडवोकेट रहेगा। साथ में वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके बारे में हाई कोर्ट, यानी कि राज्य की हाई कोर्ट जिसके लिए रिकमेंड कर रही है, किसको? राज्यपाल को, कि इस व्यक्ति को आप जिला न्यायाधीश बना दीजिए। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? ठीक है, मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना होगा, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने से पूर्व खुल जाए? तो डज इट मैटर? नहीं, बिल्कुल मैटर नहीं करता, खुल जाए या ना खुल जाए। वैसे तो वहां जाके खुलना चाहिए, है ना, बट हमारे संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है कि यदि खुल जाता है तो इनको त्याग पत्र देना होगा। त्याग पत्र ये कब देते हैं? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब इनका जो है पास हो जाता है, तभी केवल इनकी ये लोग त्याग पत्र देते हैं ना। तो इसमें क्या आंसर होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि खुल जाए तो संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इनको त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी
6वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो पल्लवास कांचीपुरम में थे, पांड्या मदुरई में थे, चेरा पुडुचेरी, चोल तंजौर या होयसाल द्वार समुद्र में। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? यहाँ पे आंसर होगा चेरा, ठीक है। जो चेरा डायनेस्टी थी वो पुडुचेरी में नहीं थी। तो कहाँ थी चेरा डायनेस्टी? इसको आप लोग अभी जो मैं मैप दिखाने वाली हूँ, आप लोग उसको याद रखोगे। आगामी आपके चाहे वो सीजी फूड इंस्पेक्टर हो या सीजीपीएससी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ठीक है। ये मैप आप लोग बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लो इस मैप को, ठीक है। तो सबसे पहले जो चोल है, ठीक है, जो चोल है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में है। कहाँ है? तमिलनाडु के क्षेत्र में। जो चेरा जो डायनेस्टी होती है, जिसको चेर हम बोलते हैं, वो केरल के क्षेत्र में है। और जो पांड्या है वो भी तमिलनाडु में है, लेकिन वो कहाँ है? मदुरई, नीचे की तरफ में, ठीक है। समझ में आ रहा है? मदुरई। देखिए आपका ऑप्शन देखिए, अब चेरा पुडुचेरी दिया हुआ है, क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत है, यानी कि ये गलत है और आपसे पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में क्या आया कि पांड्या तो मदुरई में, ये बिल्कुल सही है। चोल तंजौर, तो चोल तंजौर मतलब वो तमिलनाडु का क्षेत्र है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखिए होयसाल द्वार समुद्र, इसके बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक है। साथ में पल्लवास कांचीपुरम, ये दो को अभी आपको देखना है क्या है। पल्लवास देखो, चोला तक देख लिए, चोला चेरा पांड्या, क्या? चोला चेरा पांड्या, याद रखना। तमिलनाडु, केरल और नीचे की तरफ में तमिलनाडु मदुरई, ठीक है, वहां पे कौन है? पांड्याज हैं। फिर उसके बाद पल्लवास, पल्लवास की बात यदि आती है तो वो कांचीपुरम में है। कांचीपुरम कहाँ पे पड़ता है? ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। लेकिन ये जो चोला देख रहे हो आप, ये इनसे ऊपर में, यानी कि इसके ऊपरी भाग में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे कांचीपुरम पड़ता है। मैप देखोगे ओरिजिनल मैप इंडिया का, तो वहाँ कांचीपुरम है, वहाँ पे कौन है? पल्लवास हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो आपको क्या चीज़ याद करना है? ये वाला सेकंड वाला डायग्राम देखना है ना। ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे ये डायग्राम देखो, पल्लवास हो गए, यहाँ पे चोला हो गए, पांड्या हो गए। ये तीनों जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले पीसीपी, कैसे याद करोगे? पीसीपी, तो नीचे वाले पांड्या हैं, ऊपर वाले पल्लवा हैं, है ना। नीचे वाले पांड्या हैं, ऊपर वाले पल्लवा हैं, ठीक। और सी से चोला हो गया, और इधर पे कौन है? चेरा है, ठीक है। इधर पे कौन है? चेरा है, इतना याद रहेगा। फिर आगे देखो, आगे अब होयसाल डायनेस्टी की बात हो रही है। तो होयसाल डायनेस्टी जो है वो कर्नाटका के क्षेत्र में है, ठीक है। कहाँ पे? जो प्रेजेंट का जो हमारा कर्नाटका है वो वहाँ पे कौन है? होयसाल डायनेस्टी है, ठीक है, समझ गए। और इनके बारे में आप लोग अब याद करो कि आप होयसाल डायनेस्टी के बारे में पढ़े कहाँ थी। तो आप पढ़े होंगे 1311 मलिक काफूर किसका प्रतिनिधित्व करते हुए, किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ठीक है। फरवरी 1311 में ये जो है द्वार समुद्र के राजा कौन थे उस समय? वीर बल्लाल तृतीय, ठीक है। तो उन पे आक्रमण करके ये जो है होयसाल को, जब वो दक्षिण अभियान में अपने निकले थे, तो ये जो है इसको अपने कब्जे में किया था। और वो वीर बल्लाल लड़े नहीं थे, खुद ही अपना जो है, जिसको हम बोलते हैं, खुद ही समर्पित हो गए थे और वीकेंड से सरेंडर कर दिए थे, ठीक है। साथ में आप इनके ये होयसाल डायनेस्टी को बहुत जगह द्वार समुद्र की जगह यदि एग्जाम में आपसे बोलता है हेलबीडू, यानी कि HALEBIDU, हेलबीडू यदि इनके बारे में लिखा रहता है तो वो भी द्वार समुद्र के बारे में, प्रेजेंटली इनको ये भी बोला जाता है। याद रखोगे इतनी चीज़ें। यदि समझ में नहीं आए रिपीटेड मोड में सुनना है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना कि होयसाल डायनेस्टी या फिर द्वार समुद्र क्या थी? होयसाल डायनेस्टी की राजधानी थी, ठीक है। और वो 1911 में मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति इन पर आक्रमण किया था, और उस समय वीर बल्लाल तृतीय थे जिसको वो जो है जिसके ऊपर आक्रमण किया था अपने दक्षिण पथ अभियान के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जल गैस है, यानी कि आपके ऑप्शन है CO प्लस H, CO प्लस H2O, CO2 प्लस H2 और CO2 प्लस H2O, या इनमें से कोई नहीं। तो वाटर वेपर क्या है? CO प्लस H। ठीक है, समझ में आ रहा है? CO प्लस H आ सकता है ये एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? आप में से बहुत लोग वेल्लोर विद्रोह के बारे में सुने ही नहीं होंगे, है ना? ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वेल्लोर का विद्रोह यानी कि वेल्लोर म्यूटिनी, क्या बोलते हैं इसको? वेल्लोर म्यूटिनी। अब वेल्लोर म्यूटिनी, आप लोग सिपॉय म्यूटिनी सुने होंगे, है ना? सिपॉय म्यूटिनी सुने हो आप लोग, वेल्लोर म्यूटिनी बहुत सारे लोग सुने नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो आंसर जान लो, आंसर है सर जॉर्ज बार्लो। वेल्लोर से बार्लो रिलेट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, वेल्लोर से बार्लो आंसर है। अब इसके बारे में आप लोग सुनो कि ये हुआ क्या था, याद रहना चाहिए, आप लोगों को पूछा जा सकता है, क्योंकि चाहे वो व्यापम हो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, यानी कि जो ग्रे साइडेड एरिया जहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेल्लोर म्यूटिनी क्या हुआ था, ये कब हुई थी, सबसे पहले इसके बारे में जानो। जो वेल्लोर म्यूटिनी थी वो जो है 10 जुलाई, कब? 10 जुलाई 1806 में हुई थी। ठीक है, 10 जुलाई डेट, यदि कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो बिल्कुल लिखो इसको, है ना? 10 जुलाई 1806 में हुई थी। और क्यों ही हुई थी, कारण क्या था ये होने का? तो इसके होने का ध्यान से सुनना है ना, इसके होने का कारण था जो कि हमारे जो भारतीय सिपाही थे, वी कैन से इंडियन सिपॉयज जो थे, वो लोग पहला इंस्टेंस था, यानी कि आप लोग 1857 की क्रांति तो सुने हो, सिपॉय म्यूटिनी, है ना? सैन्य विद्रोह जिसको हम बोलते हैं। तो उससे पहले 1806 में भी विद्रोह हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? हमारे दक्षिण भारत में हुआ था, साउथ इंडिया में हुआ था, मद्रास का रीजन है। ठीक है, वेल्लोर मतलब मद्रास का रीजन है। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ? तो उसका तात्कालिक कारण जो हुआ था, तात्कालिक कारण ये था कि उस समय ड्रेस कोड परिवर्तित कर दिया गया था। तो ड्रेस कोड किसका परिवर्तित कर दिया गया था? सेना के, जो भारतीय सेना में जो भारत के लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश प्रशासन की में कार्यरत थे। ठीक है, जो कि भारतीय लोग ब्रिटिश के शासनकाल में कार्यरत थे, जो कि सैन्य सेवा दे रहे थे, तो उनका ड्रेस कोड परिवर्तित कर दिया गया था। तो किस तरह से परिवर्तित किया गया था? तो इसमें क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम्स दोनों इस विद्रोह में शामिल हुए थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों। तो सबसे पहले हिंदू जो थे उनको तिलक लगाने से मना कर दिया गया। ठीक है, तो वो एक कारण हो गया, तिलक लगाने से मना कर दिया गया। फिर मुस्लिम्स को बोला गया कि आप लोग अपनी जो दाढ़ी और मूछ है, ठीक है, उसको आप लोग कटवा लीजिए, दूसरा कारण हो गया। साथ में ये एक जो है लेदर का, ठीक है, लेदर की ये टोपी इंट्रोड्यूस किए थे और बोले थे कि आप अपना जो सिख लोग जो टर्बन जो बांधते हैं सर में, तो उसको हटाओ और ये टोपी लगाओ। वो टोपी उस समय किसका सूचक हुआ करती थी? वो यूरोपियंस का सूचक हुआ करती थी। आप लोग शायद टीवी वीवी में भी देखे होंगे, है ना, जो जिस प्रकार की वो गोल सी इस तरह से हैट जो वो लोग यूज़ करते थे। ठीक है, तो वो इस तरह की हैट, तो वो उस समय किसकी सूचक हुआ करती थी? वो बताती थी कि ये यूरोपियंस हैं, और साथ में वो ये बताती थी कि ये ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया है। तो ये बिल्कुल इसके विरुद्ध, यानी कि ये तो हिंदू मुस्लिम्स के बिल्कुल स्वीकार नहीं था वो लोगों को। तो इसके खिलाफ ये तात्कालिक कारण था वेल्लोर विद्रोह का, याद रखेंगे। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस जो सैन्य विद्रोह हुआ था वो 1857 क्रांति से पहले दक्षिण भारत में मद्रास क्षेत्र में हो चुका था। कब हुआ था? 10 जुलाई 1806। तो उस समय जॉर्ज बार्लो जो है, सर जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल थे। और गवर्नर, इनके बारे में तो आप नहीं सुने हो कि कब ये आए कब चले गए, डेफिनेटली आप नहीं सुने होंगे, है ना। तो ये याद रखो आप लोग कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनके बारे में तो सुने हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आप लोग सब सुने होंगे। इनका कार्यकाल आप लोग पढ़े होंगे, कब पढ़े होंगे? 1786 से लेकर के 1796, है ना, 96 तक, 86 से 96 तक इनका कार्यकाल चला था। लेकिन आप लोग एक बात और याद रखो कि इनका जो द्वितीय कार्यकाल था वो 1805 था।
क्या था 1805, यानी कि दोबारा भारत आए थे और दोबारा भारत 1805 में आए थे। लेकिन जब ये आए थे तो इनकी बीच में ही यानी कि वी कैन से ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु मतलब ये जो है मर गए थे, है ना। तो उस बीच में दूसरा गवर्नर जनरल अपॉइंट करना था। किसको अपॉइंट करते थे? नेक्स्ट में आप लोग क्या पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे फिर नेक्स्ट में कौन आने वाला था? लॉर्ड मिंटो आने वाले थे। कौन आने वाला था? लॉर्ड मिंटो 1807 में आने वाले थे। समझ गए? लॉर्ड मिंटो 1807 में आने वाले। तो इस बीच में जो है इनको ये सर जॉर्ज बारलो को एक्टिंग गवर्नर जनरल बनाया गया था। याद रखोगे आप लोग, एक्टिंग गवर्नर जनरल बनाया गया था भारत का। तो उस समय यह वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने आपको इसको पूरा डिटेल से बताया है और ये आप लोग याद भी रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? तो किसका किया जाता है? हर्रा, सालबीज, लाख, तेंदुपत्ता या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेजेंटली जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी तो प्रेजेंटली 52 लघु वनोत्पाद का संग्रहण किया जाता है समर्थन मूल्य पर। ठीक है, अभी प्रेजेंटली इसका आंसर तो तेंदुपत्ता है। लेकिन आप लोग ये जो यहाँ से इस क्वेश्चन को आपको क्या समझना है इससे, कि इस क्षेत्र से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि 52 लघु वनोत्पाद का संग्रहण समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? बिंजवार, धनवार, खैरवार, मझवार या इनमें से कोई नहीं। तो कत्था आप सभी जानते होंगे, कत्था जो है खैरवार जनजाति बनाती है। ठीक, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है? हल्बी, अवधी, कोसली, महाकांतरिया या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भाषा छत्तीसगढ़ की क्या थी? कोसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक हैं चरणदास, कबीरदास, चूड़ामणि साहब, धर्मदास या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है संस्थापक छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के? धर्मदास। ठीक है, ये फैक्ट है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है कि कुछ समझाया जाए। ठीक है, इसको ऐसे ही आप लोग याद करोगे। फिर किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? ये बिल्कुल आप लोग जानते होंगे, है ना। 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं या 13वीं, किसका कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो बिल्कुल 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। और क्यों था उस समय आप लोग जानते होंगे, नेशनल इमरजेंसी की वजह से। लेकिन उसके पीछे का और भी फैक्ट्स आप लोग यदि जान जाओ, साथ में रिवीजन हो जाएगा। यदि जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते वो जान जाएंगे, साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो 1962, 1971 और 1975, ये 3 साल में, है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी कब कब लागू हुई। तो ये 3 वर्षों में हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हुई। तो ये जो है पहली वाली जब इंडिया चाइना युद्ध हुआ था, इंडो चाइना वार, ये इंडो पाक वार। ठीक है, तो 1975 की जो इमरजेंसी थी वो हमेशा सुर्खियों में रही और उसके बारे में आप जानते होंगे। इसका कारण बताया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, है ना, जो भी आंतरिक अशांति जो है वो कारण दिया गया था। लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं बताया गया था कि क्यों वो डिक्लेयर किया जा रहा है कि क्यों नहीं। और इस वजह से जो है इस बीच में जब ये इमरजेंसी लगाई गई थी तो उस समय जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था। क्या? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन विधेयक 1976, 42वां, ठीक है, आया था। और उसमें क्या किया गया था, जो 5 साल की जो अवधि होती है लोकसभा की, उसको बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, याद रखोगे, 6 वर्ष कर दिया गया था। देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो किसका था? वो 5वीं लोकसभा थी। कब थी? 5वीं लोकसभा, यानी कि वो 1977 में बनी। 1971 में, सॉरी 77 गलती से मैंने यदि बोला है तो सॉरी फॉर डैट। तो 1971 में बनी और उसका एंड कब हुआ? 1977 में। 6 वर्ष तक थी। ठीक है, और कारण मैंने आपको बताया कि ये 42वां
संविधान संशोधन विधेयक जो 1976 में लाया गया था, उसमें बोला गया कि 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष लोकसभा का क्या रहेगी, अवधि रहेगी। ठीक, साथ में ये क्या किए थे, 1 साल और बढ़ा दिए थे। 1 साल क्या कारण दे करके कि राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लागू है, ये इस कारण से और बढ़ाए थे। ठीक है, लेकिन उस बीच और भी कारण है, आप लोग बिल्कुल लक्ष्मीकांत में पढ़े ही होंगे, लेकिन यहाँ से जो आपको बस याद करना है वो ये है कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, 5वीं का था। और वो कैसे बढ़ा था, 42वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था 1976 में, उससे 5 साल की अवधि जो है 6 वर्ष तक कर दी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज़ और याद कर लो कि उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद जब जो नेक्स्ट में मोरारजी देसाई की सरकार आई जनता पार्टी से, मोरारजी देसाई जनता पार्टी से जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाए। ठीक है, जो ये आपसे पूछा जा सकता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलता है, तो 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो 1978 में जो 44वां संशोधन विधेयक लाया गया था, संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, उसमें बोला गया था कि लोकसभा की कार्यकाल अवधि 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष की जाती है। याद रखोगे आप लोग ये चीज़ को। ठीक है, 5 वर्ष, इसीलिए वो 5 वर्ष है अभी भी। ठीक है, साथ में और भी जो भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लाई गई थी 42nd में, उसको भी बहुत सारी चीज़ें 44th में हटाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा आपसे पूछा जा रहा है क्या है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट और डाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, या इनमें से कोई नहीं। हमेशा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, चाहे वो सीजी व्यापम हो, चाहे सीजीपीएससी हो या किसी अन्य राज्य के एग्जाम हो। ठीक है, हमेशा से ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि बेकिंग सोडा क्या है। तो यहाँ पे तो सही आंसर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये तो आप जान गए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा है, लेकिन साथ में आप ये जानो, यदि कहीं लिखा रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बाइकार्बोनेट यदि लिखा रहेगा तो वो भी बेकिंग सोडा है। याद रखोगे आप लोग। ठीक है, क्या लिखा रहेगा, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा रहेगा तो वो भी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। और साथ में यदि फॉर्मूला पूछा इसका तो आपको क्या टिक करना है, NaHCO3। ठीक, NaHCO3 याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथन पढ़िए। फर्स्ट है आपका, 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़े के नारे लगाए गए। ठीक, रायपुर में के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के उच्च न्यायालय भवन में तिरंगा लहराया। बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर इनमें से क्या है, अब आप ये एक एक करके देखो। तो 9 अगस्त 1942 में रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया गया। बिल्कुल लगाया गया, ये आप लोग पढ़े होंगे, है ना, लगाया गया था। तो ये तो सही है। फिर रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के उच्च न्यायालय भवन में तिरंगा लहराया। बिल्कुल लहराया, लेकिन क्या ये अकेले थे, बिल्कुल नहीं। रामकृष्ण ठाकुर के साथ में वल्लभ दास थे, आप पढ़े होंगे, है ना, कौन थे, वल्लभ दास। ठीक, पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो रामकृष्ण सिंह ठाकुर के साथ में वल्लभ दास भी थे जिन्होंने नागपुर में जो है तिरंगा लहराया। ठीक, फिर आपको थर्ड ऑप्शन दिया गया तो ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, है ना, ये दोनों ऑप्शन सही हैं आपके। फिर बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल किया। क्या ऐसा किया था क्या, बिल्कुल नहीं किया था। ये छात्र क्या किए थे, 15 अगस्त को, कब, 15 अगस्त 1942 को छात्र जुलूस निकाले थे। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है गलत है। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या होगा, 1 और 2 सही। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कहाँ कराया गया। तो कहाँ कराया गया है, राजनांदगांव। ठीक है, किसान शॉपिंग मॉल, ये आप लोग को पता ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है, सरगुजा, जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो कुटुमसर गुफा बस्तर का, कहाँ, बस्तर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो किसे शामिल नहीं किया गया है उसको जानने से पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि किसको शामिल किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए ये क्वेश्चन लाने का केवल ये कारण है कि आप लोगों का ये रिवीजन हो जाए, ठीक। तो 8 कोर सेक्टर पहले आप ये जानो कि कौन कौन से हैं। तो 8 कोर सेक्टर्स जो होते हैं वो कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है, यानी कि नेचुरल गैस, ठीक है, कोल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील, सीमेंट, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, उर्वरक, फर्टिलाइजर, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये 8 कोर सेक्टर्स हैं। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से इसको सुनो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, में ये 8 कोर सेक्टर आते हैं। ये जो ऊपर के जो 8 कोर सेक्टर्स हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। और इनकी भागीदारी आपसे पूछा जा सकता है, तो 40.27% इनकी भागीदारी है। अब आप ये चीज़ जान लो कि आईआईपी को रिलीज कौन करता है? इंडेक्स है तो बिल्कुल कोई रिलीज करता है, तो कौन रिलीज करता है? तो सीएसओ द्वारा रिलीज किया जाता है। और सीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। जो मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में बताया है, सिमिलरली वो इंग्लिश में लिखा है, आप लोग बिल्कुल इसको पढ़ोगे। साथ में आप लोग ये चीज को याद रखो, 8 कोर सेक्टर हो गए, क्या क्या हो गए? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। साथ में ये 40.27% याद रखोगे आप लोग, पूछा गया है एग्जाम में, है ना, 40.27। फिर उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि बढ़ने से घटते क्रम में इसको अरेंज करो, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि ये कितना अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो क्या है इनका योगदान, इसको आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और बिल्कुल पढ़ेंगे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे पहले हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, ये 3 को याद कर लो। रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, ये 3 को याद किए। फिर 2 को एक साथ याद करो, कोल, क्रूड ऑयल, फिर उसके बाद नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। फिर क्या है? नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। कैसे मैं याद करने का तरीका मैं क्या बोल रही हूँ, ये 3 को पहले याद कर लो, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील। फिर 2 को याद करो, कोल, क्रूड ऑयल, ठीक है। फिर एक साथ याद करो ये 3 को, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। यदि आप लोगों में से किसी के पास ट्रिक है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके औरों की भी मदद करो, और यदि नहीं है तो इसी तरह से याद कर लो, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान है तेजस, विनाशक, ओजस, अग्नि या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहला लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का है तेजस, ठीक है, तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथन पढ़िए। फर्स्ट है आपका, 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। बिल्कुल किया। इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या मंदिर योजना प्रारंभ की। बिल्कुल की थी, आप पढ़े होंगे ये सब, ठीक है, ये रिवीजन हो रहा है आप लोग का, एग्जाम है तो, ठीक है, किया था उन्होंने, विद्या मंदिर योजना प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। इस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, बिल्कुल दे दिया। तो इनमें से आपको सही उत्तर, तो ये तीनों ही सही हैं क्योंकि ऐसा ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट ग्रीन हाउस गैस? आपके ऑप्शन है CH, CFS, SO, NO या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट
फेवरेट टॉपिक किसका, सीजी व्यापम का और सीजी पीएससी का, ठीक है। और बाकी एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले नहीं जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कौन सा है। तो यहाँ पे तो आंसर है आपका एसओ, आंसर है एसओ। अब इसको आप याद कैसे करोगे, सबसे पहले ये जो जो चीज़ मैं बिल्कुल एम्फसाइज करके बोल रही हूँ याद करना है, तो बिल्कुल याद करके ही जाना है एग्जाम में, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या क्या है, यानी कि हरित गृह गैस कौन कौन सी हैं उसको पहले याद करो। तो सबसे पहले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। फिर उसके बाद है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को आप लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी पढ़े हैं, ठीक है। इसको ये बोला नहीं जाता, इसको हटा करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, वाटर वेपर और ओजोन। अब आप सोच रहे होंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कि ये इंग्लिश में लिखा है, नहीं, आप लोग को बस इतना देखना है, आपको फॉर्मूला देखना है ना। फॉर्मूला आपको क्या देखना है, CO2 CH4 N2O, ठीक है। फिर HFC PFC SF6 NF3, फिर साथ में वाटर वेपर और ओजोन, क्या वाटर वेपर और ओजोन याद रखोगे आप लोग, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या कहीं पे SO आया क्या, इसमें देखो ऑप्शन में आपके एसओ दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या होगा एसओ, याद रहेगा। यानी कि ये CH क्या है, यहाँ पे क्या बता रहा है, मीथेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे CH4, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये पूरा क्या होगा CH4, ठीक है, बिल्कुल सही है। CFC यानी जो मैंने बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। फिर NO मतलब N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड की फैमिली से पूछ रहा है आपको, तो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या है, SO नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी में आप लोग ये तो पहले बिल्कुल याद कर लोगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो PDF तो मैं अवेलेबल करवा ही दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखोगे, हमेशा ये जो पूछा जाता है एग्जाम में 8 पॉल्यूटेंट्स, आपसे पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछा जाता है, प्रदूषक कौन कौन से हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो 8 प्रकार के मुख्य प्रदूषक हैं, इसको भी आप लोग याद रखोगे क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। तो पर्टिकुलेट मैटर 10, PM10 जिसको हम बोलते हैं, PM10, PM2.5, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये क्या है, ये प्रदूषक है, यानी कि किसमें, एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है, याद रखोगे। फिर उसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे NO2 है, वहाँ क्या था N2O नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। फिर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, वहाँ क्या था CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड था। फिर लेड है और अमोनिया है, वहाँ पे वाटर वेपर था, याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वही है कि इन लोग यानी कि कितना बढ़ जाता है, जैसे कि दिल्ली में हमेशा पॉल्यूशन ज़्यादा, तो बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स से यानी कि वहाँ पे लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा वेरी पुअर है, सीवियर है, इस तरह से होता है ना। तो ये ही वही टेबल है, तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संक्षारण के उदाहरण है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, उपरोक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो संक्षारण के उदाहरण है यानी कि रस्टिंग हियर, तो लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ठीक है। जो रस्टिंग होती है वो क्या होती है, लोहे पर भूरे रंग की परत बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। ये भी अगेन मोस्ट फेवरेबल टॉपिक जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। तो मायोपिया में कैसे उसको ठीक करते हैं, अवतल लेंस से, अवतल दर्पण से, उत्तल लेंस से या उत्तल दर्पण से या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस से, किससे, अवतल लेंस से। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बिल्कुल परेशान ना हो, अवतल का मतलब होता है कॉनकेव लेंस, क्या, कॉनकेव लेंस अवतल का मतलब होता है, और उत्तल का मतलब होता है कॉन्वेक्स, ठीक है।
कॉन्वेक्स लेंस, तो आप लोग ये देखिए, जो ये कॉनकेव होता है, जो कॉनकेव लेंस होता है उससे मायोपिया ठीक किया जाता है। क्या? मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और जो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको हम उत्तल लेंस बोलते हैं, उससे हाइपर मेट्रोपिया, क्या? हाइपर मेट्रोपिया ठीक किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। क्या? दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, जो मायोपिया है उसको कॉनकेव, मायोपिया कॉनकेव, और जो कॉन्वेक्स है वो हाइपर मेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, और मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है, नहीं है। तो टकोली, जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना, हाँ बिल्कुल है। सायर, वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि वस्तुओं की बिक्री यानी कि आयात निर्यात भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद पंडरी, गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर, एक बार इसको रोक देते हैं। सेवाई अर्थ दंड या जुर्माने की राशि, बिल्कुल। तराई, सिंचाई पर लिया जाने वाला कर, तो बिल्कुल है, ठीक है। अब हमने तो ये सब देख लिया कि ये चारों सही है। एक बच गया जो है पंडरी। तो पंडरी जो होता है वो मादक द्रव्यों पर जो कर लगता है उस पर है, तो सुमेलित नहीं है पूछा है, तो सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। सी आपका यहाँ पे सही आंसर है, जो कि मादक द्रव्यों पर लगता है, गैर कृषकों पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? 1860, 1862, 1863 या 1865 या 1867, तो यानी कि 1868, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है 1862। बिल्कुल, बहुत सारे लोग आप लोग जानते ही होंगे 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए है ये पूरा कि क्या क्या था और क्या हुआ था, ठीक है। तो 2 नवंबर यानी कि 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ था। क्या हुआ था मध्य प्रांत का? यदि आपसे गठन पूछेगा तो क्या डेट आएगी आपकी? 2 नवंबर 1861, ठीक है। क्या? 2 नवंबर 1861, ठीक है। मध्य प्रांत का गठन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसकी राजधानी नागपुर बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें इस मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ को एक जिला बनाया गया था। क्या याद रखोगे? कब? 2 नवंबर 1861 को छत्तीसगढ़ को एक जिला बनाया गया। किसका? मध्य प्रांत का, जिसकी राजधानी नागपुर थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर 1862 में इसी मध्य प्रांत को 5 संभागों में विभाजित कर दिया गया। किसमें? 5 संभाग इसके बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया था। याद रहेगा, 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसकी राजधानी बनाई गई नागपुर, जिसमें एक जिला बनाया गया था छत्तीसगढ़। लेकिन 1862 में इसी मध्य प्रांत को 5 संभागों में बांटा गया और छत्तीसगढ़ को भी एक संभाग बना दिया गया। इसीलिए आप लोग पढ़े होंगे कि 1862 में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर बना। पढ़े हो? बिल्कुल पढ़े होंगे कि रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर 1862 में बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिछले एक दशक में भारत के निम्नांकित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह आकर्षित किया? उर्वरक को छोड़कर अन्य रसायने, सेवा क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर यानी कि सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस में आया? तो सर्विस सेक्टर में आया। किस में आया? सर्विस सेक्टर है यहाँ पे आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज धारा योजना संबंधित है ऋण संबंधी, बीज अदला बदली, टीकाकरण, बीमा संबंधी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका सही आंसर है सूरज धारा योजना जो है बीज अदला बदली से संबंधित है। टीकाकरण के बारे में आप लोग अक्सर पढ़े होंगे, मिशन इंद्रधनुष। क्या? मिशन इंद्रधनुष आप लोग याद रखेंगे किससे संबंधित है? टीकाकरण से, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष।
ठीक, यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट जो कि अक्सर पूछा जाता है और इंसान हम ध्यान नहीं देते हैं इन क्वेश्चनों को, इसलिए मैं आपको फाइनल आपका जब रिवीजन स्टेज है तो आपके लिए ये क्वेश्चन लाई हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ेंगे, PDF प्रेफर करेंगे और जो जो मैं एम्फेसाइज करके जहाँ जहाँ बोली हूँ बिल्कुल अच्छे से उसको पढ़ेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।